हाय फ्रेंड्स, आई एम अभय। मैं बेसिकली अभी फिलहाल में एमपी कोचिंग की तरफ से 12 के छात्रों को गाइड करने के लिए आया हुआ हूँ और मेरा आज का टॉपिक होगा वॉइस, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा। मैं बेसिकली कोलकाता से आया हुआ हूँ और मैं सी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली लॉकडाउन होने की वजह से मैं यहाँ पे अपने कोचिंग में पढ़ रहे 11 12 10 के छात्र छात्राओं को गाइड भी करता हूँ और मैं अभी फिलहाल में 12 के छात्रों को गाइड कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एमडी कोचिंग के बारे में। एमडी कोचिंग जो कि हर साल बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती आ रही है, इस साल भी हर साल की बात इस साल भी उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। उनके 51 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन लाया है, प्राप्त किया है, जिसमें से बिहारीगंज प्रखंड के पूरे छात्रों ने 8 छात्रों ने 400 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसमें से अकेले बिहारीगंज के एमडी कोचिंग सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एमडी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने 400 अंक प्राप्त किए हैं, जिनके नाम हैं नीतीश 442, दिलखुश 432, उमानंद 412, धर्मेंद्र 404, धर्मेंद्र 406, राहुल 404 और सौरभ 401 और एमडी साहिब जिनको 400 अंक प्राप्त हुए। लेकिन मैं कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं थे जो कि 400 लाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं प्राप्त कर पाया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कोई बात नहीं प्राप्त हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप में प्रतिभा की कहीं किसी तरह की कमी नहीं थी। आप अगर चाहेंगे तो 11th में 12th में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने 10th में मेहनत की, आप उसी प्रकार से सिर्फ मेहनत करो तो आपको इससे भी ज्यादा अंक प्राप्त हो सकता है। और इसी साइड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए एमडी कोचिंग सेंटर अब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करते हुए सबसे पहले 12 की क्लास की शुरुआत कर चुका है आज से। इसी तरह से 11th और 10th की कोचिंग भी जल्द ही शुरू करने जा रही है ऑनलाइन। तो और साथ ही साथ मैं अपने एमडी कोचिंग के 12 के छात्राओं से ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार एमडी कोचिंग 10th में रिजल्ट दे चुका है, उसी प्रकार आप लोगों से भी आशा करता है कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि सर के द्वारा कोई भी चीज की कमी नहीं रखी जा रही है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो चुकी है यूट्यूब पे। उसी तरह से हम अपने छात्र छात्राओं से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को नित्य प्रतिदिन करते हुए जिस प्रकार 10th का रिजल्ट हुआ है उसी प्रकार हमें 12th का भी रिजल्ट देंगे। थैंक यू। उसी तरह से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आज का टॉपिक मेरा है। तो मैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि मेरा टॉपिक है वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वॉच। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? वॉच। तो मेरा टॉपिक आज का क्या था? वॉच, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं वॉइस। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम वॉइस कितने प्रकार के होते हैं इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं बता देता हूँ वॉइस किसे कहते हैं। ये छोटा सा है कि वॉइस वह है जो क्रिया का वह रूप है जो रिलेशन बतलाता है किसका? कर्ता और कर्म के बीच में जो रिलेशन बतलाए उसको हम कहते हैं वॉइस। ठीक है। वॉइस किसको कहते हैं? जो कर्ता और कर्म के बीच के रिलेशन को बतलाए, वो वर्ब को ही हम रिलेशन को बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बेसिकली वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होगा एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। दूसरा होगा पैसिव वॉइस। पहला क्या होगा? एक्टिव वॉइस। दूसरा होगा पैसिव वॉइस। पहला क्या होगा दोस्तों? एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या होगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कृत
हिंदी में नहीं लिखा है सर, क्या लिखा? हिंदी में हाँ कथी कृतवाच, और इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच। ठीक है, एक्टिव वॉइस जिसको क्या कहते हैं कृतवाच, और पैसिव वॉइस जिसको कहते हैं कर्मवाच। ठीक है, अब हमको जानना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स हमको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। इसे आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक, बेसिकली एक्टिव से पैसिव पढ़ने से पहले हम ये जानकारी चाहेंगे कि टेंस। तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट का 4 होता है, पास्ट का 4 होता है और फ्यूचर का 4 होता है। और टोटल टेंस की बात जब आती है तो टोटल टेंस की संख्या होती है कितनी? 14। कितनी होती है? 14। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों को एक टेंस में लिया जाता है, क्योंकि दोनों का पहचान और बनाने का नियम सेम होता है। इस कारण से दोनों को एक टेंस में, डेफिनिट टेंस दोनों को एक टेंस में गिना जाता है, क्योंकि दोनों का पहचान और बनाने का नियम सेम होता है, इसीलिए दोनों को एक गिनते हैं। तो इसीलिए हम टोटल टेंस की संख्या कितनी जानते हैं? 14। ठीक है, 14। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये 14 टेंस हमको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमको सिर्फ जानना है 8 टेंस। सिर्फ 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव होगा, जिसमें से वो टेंस है नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा इसी तरह से होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर आप लोगों ने ऊपर का लिख लिया हो तो मैं मिटा रहा हूं। पांचवा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, छठा है पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये 8 टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, और अब एक चीज, जब हम कोई भी रूल बनाते हैं तो अफर्मेटिव जो होता है, जो सेंटेंस होता है टेंस में यूज होने के लिए, वो होता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, टर्म इंट्रोगेटिव और टर्म निगेटिव। तो हमको ये 8 टेंस का अफर्मेटिव से लेकर टर्म निगेटिव तक का एक्टिव से पैसिव सीखना है। तो चलिए हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने लिखाया था कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं सबसे पहला रूल शुरू करने जा रहा हूं।
आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहला मेरा स्टार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहला टेंस का रूल स्टार्ट करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, और टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मुझे क्या करना है? एक्टिव से पैसिव सीखना है। तो एक्टिव से पैसिव सीखने के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ एक सिंपल सा तरीका कि इसका पहचान मुझे जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब यहाँ पे वर्ब, और वर्ब से मतलब है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ताहू, तीहू इत्यादि लगा हुआ रहे तो क्रिया किसकी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, ठीक है। जिसका हमको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव सीखना है। तो मैं सबसे पहले ये जानते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। क्या लिख रहा हूँ? क्योंकि कोई भी वाक्य जब टेंस में शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उस सब्जेक्ट के अनुसार कभी हेल्पिंग वर्ब आता है और कभी मेन वर्ब आता है। लेकिन अफर्मेटिव में आपको याद रखना है, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब से मतलब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे मेन वर्ब का मतलब V1, और V1 में SAES जोड़ते हैं तो क्या होता है? V5 बनता है। उसके बाद जो वर्ड आएगा उस वर्ड को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है AB मतलब एक्टिव वॉइस। यानी ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो अब देखिए हमको बेसिकली रूल सीखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? वाक्य में सब्जेक्ट होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस टेंस में अफर्मेटिव में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब के जस्ट बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए बेसिकली अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो, ठीक है। तो अब उसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यानी ये जो सब्जेक्ट बना ये कहां से आया? ये आया आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ, जो पैसिव का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया हमको। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब आएगा V3, तो इस सब्जेक्ट के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि V3 जब भी आता है दोस्त तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है और सबसे पहला रूल पर है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा इज, आर और एम। इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। और अभी मैंने तुरंत बताया था कि कोई भी टेंस में V1 से लेकर V5 तक प्रयोग होगा, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो मेन वर्ब एक ही रूप में रहेगा। वो किस रूप में रहेगा? V3 के रूप में। किस रूप में? V3 के रूप में। यानी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और मेन वर्ब भी आ गया। ये क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है हमारा? मेन वर्ब, जो कि वर्ब का कितना रूप है? तीसरा रूप। उसके बाद हम लाएंगे बाय, जो कि पैसिव में हमेशा आएगा। और इस बाय के बाद हम लाएंगे इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बच गया, इसको हम क्या करेंगे? बाय प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। यानी ये ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए कहां से आया, तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट था। एक्टिव का क्या था? सब्जेक्ट था, जो अभी क्या बन गया? बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यानी अभी हम फिर से देखते हैं, हम क्या बता रहे थे? ये सब्जेक्ट रहेगा वाक्य से, सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब V1 या V5। V5 को हम क्या बोल सकते हैं? V1 प्लस SAES, जिसको हम रूप दिए हैं वर्ब का पांचवा रूप, V5 रूप, जिसको सिंगुलर रूप भी कहते हैं। वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में प्लूरल रूप में रहता है, उसमें SAES जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? V5, यानी वर्ब का पांचवा रूप। और उसके जस्ट बाद जो वर्ड आएगा उस वर्ड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। उसको हमको चेंज करना था किसमें? पैसिव में। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को किसका? सब्जेक्ट बनाते हैं। किसका?
पेसिव का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये जो सब्जेक्ट बना है इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज रहेगा, प्लुरल होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लेगा। ठीक है। उसके बाद जो V1 या V5 था मेन वर्ब का मेन रूप, उसको हम चेंज करेंगे वर्ब के मेन रूप वर्ब 3 में। उसके बाद बाय लगाएंगे और बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के अनुसार फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लग जाने के बाद ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जो कि हम एक बार अगर पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट इज RM प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोग लगभग स्ट्रक्चर के थ्रू सीख चुके हैं। अब बस हमें एक एग्जांपल देना है और फिर शायद मेरे ख्याल से हम लोग एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, I buy a car। अब मैं सबसे पहले देखता हूं क्या सब्जेक्ट के जगह पे आई है, आई क्या सब्जेक्ट है, आई से वाक्य स्टार्ट हुआ है तो ये सब्जेक्ट है। और आई के साथ यहाँ पे देखिए V1 या V5 में क्या लगेगा, तो V1 लगेगा। तो V1 यहाँ पे है क्या, बाय, बाय मतलब खरीदना, और ये अपने मूल रूप V1 के रूप में है। और V1 के जस्ट बाद जो वर्ड है वो वर्ड क्या है हमारा, ए कार, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मेरा एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको मुझे क्या करना है, पैसिव में, हम लोग को पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले बताइए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए कार। ए कार को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ए कार मतलब एक कार, तो इज या आर, एम तो लगेगा नहीं, एम बाई के साथ लगता है, तो इज क्योंकि सिमिलर है, तो इज बाउट बाय मी, ये हो गया मेरा पैसिव। ये मेरा पैसिव बनके हो गया तैयार। आई अभी होता है। अब जैसे इसमें बेसिकली मुझे सीखना है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं इस चार्ट को लिख देता हूं। पहले ये लिखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो मैं कुछ सब्जेक्ट लिख रहा हूं और उसका ऑब्जेक्ट भी लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले आई, जिसका ऑब्जेक्ट में होगा मी। सब्जेक्ट जैसे यू, ऑब्जेक्ट भी होगा यू। सब्जेक्ट जैसे वी, इसका होगा अस। सब्जेक्ट जैसे ही, जिसका होगा हिम। सब्जेक्ट जैसे सी होगा हर। सब्जेक्ट जैसे दे, इसका भी होगा दैम। देख लीजिए, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। सब्जेक्ट जैसे इट, इसका भी होगा इट। सब्जेक्ट जैसे नेम होगा नेम, मतलब सेम रहेगा। और सब्जेक्ट जैसे नेम्स, मतलब एक से अधिक नाम, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम्स। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे वी आएगा तो उसका क्या करना है, ही आएगा तो उसका क्या करना है, सी आएगा तो क्या करना है, दे आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा। ये बेसिकली हमने यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू सीख लिया है। अब मैं बेसिकली आप लोगों को 10 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। 10 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, वो आपको बनाना है।
नोट करिए और मैं थोड़ा मिटा दूं। ये 10 क्वेश्चन है जो आपको जिनका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है। और ये इसी के साथ मैं अंतिम में एक बात बोलना चाहता हूँ कि एमडी कोचिंग सेंटर जो कि अभी 12 के लिए तैयारी करवा रही है ऑनलाइन, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से, उसी तरह से एमडी कोचिंग सेंटर 10th और 11th के लिए भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास ला रही है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं 10th और 11th के लिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, सबसे लास्ट में मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं कि सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद।